नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज एक चर्चा करने जा रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण से अ, राम लला की मूर्ति के प्रतिस्थापना से, पूरे अनुष्ठान से जो राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, क्या उसको ये फायदा मिल पाएगा? क्या बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी? और इसका तथ्यात्मक रूप में जवाब देने की कोशिश करते हैं कि राम मंदिर अनुष्ठान से जो पूरा देश जो राममय बनाने की कोशिश है, जो की जा रही है, उससे क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ने वाली हैं? और इस पर बात करने के लिए हम आपको एक आंकड़ा लेकर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, इसी आंकड़े में सारी चीजें हैं और आपको जवाब मिलेगा। इस आंकड़े में आप देखिए कि 2014 और 2019 दो लोकसभा चुनावों के फिगर्स दिए गए हैं। 200 आप देखेंगे, पहले राज्यों के नाम है छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो सीटें हैं और उसका योग है 239। और उसके बाद है वोट प्रतिशत, और ये वोट प्रतिशत है 45.2575। यानी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 239 सीटें इन 11 राज्यों से जीती थी और 45.25% वोट उसको मिले थे। 2019 में क्या हुआ? 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की तो बड़ी छलांग लगाई, 57.1% वोट जीते। लेकिन सीटें कितनी बढ़ी? सीटें बढ़ी सिर्फ एक, यानी 210 से 211। ये सीट उनकी बढ़ी। वोटों के टर्म्स में कितना फायदा हुआ? 11.84%। तो 11.84% फायदा होता है वोटों का और सीटें बढ़ती हैं एक। 11 राज्यों की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। वो 11 राज्य जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने अधिकाधिक सीटें जीती हैं। अधिकाधिक का मतलब आप देखिए, इन 11 राज्यों में 239 सीटें हैं और 239 में 210 या 211, 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जीती थी और 2019 में 211 सीटें जीती। यानी एक सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। ये एक सीट का फायदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि वोट कम बढ़े। वोट प्रतिशत में 11.8% की बढ़ोतरी हुई है, 11.84% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी प्रदेशों में 239 में अगर 211 सीटें जीत रही है, तो 210 और 211 लगातार दो चुनावों से, तो यहां पर ये इसका अधिकतम जो है वो प्रदर्शन है। यहां तक कि 11.85% वोट बढ़ जाने के बावजूद सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूं। राममय वातावरण है, पूरे टेलीविजन स्क्रीन पर राममय वातावरण है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से तो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है, जो सीटें बढ़ती हैं, वो प्रदेश कौन से हैं? वो प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है और दक्षिण में एक कर्नाटक है जिसका उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात जैसे भी प्रदेश हैं। लेकिन अभी हम उत्तर भारत, ये उन 11 राज्यों की हिंदी भाषी प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत में तो बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी नहीं हुई। अब हम राज्यवार इस चीज पर गौर कर लेते हैं।
छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें होती हैं और 2014 में बीजेपी को यहां 49.66% वोट मिले थे। 2019 में 1% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला और ये 50.7 पहुंच गया। लेकिन सीटें 11 में से 9 तब भी थी और 11 में से 9 2019 में भी रही। ये छत्तीसगढ़ का की स्थिति है। आपको हमने आंकड़े दिखाए कि सीटें 11 में से 9 सीटें बीजेपी 2014 में भी जीत रही थी, 2019 में भी जीत रही थी। वोट प्रतिशत छत्तीसगढ़ में जबकि एक बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में 1% वोट बढ़ना एक माने रखता है क्योंकि बाइपोलर इलेक्शन वहां होता है। दिल्ली में आइए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, सातों जीत गई। अब वोट प्रतिशत बढ़े घटे इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली में बीजेपी को 9.37% वोट अधिक मिले थे। ये खास करके इस समय भी चौंकाने वाली बात होगी, जबकि चौंकाने नहीं, एक ध्यान देने वाली बात कि अब जबकि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, तब भी बीजेपी को हराना एक चैलेंज रहेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने 56% वोट पाने का वोट पाया था और 56% के स्तर को छू लिया था। हिमाचल में तो ये वोट प्रतिशत और बढ़ गया, 69.11%। और इस तरीके मतलब 2014 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 53.85% वोट मिला था और 2019 में वो बढ़ करके 69.11%, यानी कुल मिला के 15.25% का फायदा हुआ। लेकिन 15.25% वोट, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है, इतना वोट बढ़ जाने के बावजूद सीटों का क्या फायदा हुआ? सीटों का फायदा शून्य हुआ, क्योंकि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं, चारों बीजेपी ने तब भी जीती थी, 14 में भी, और चारों बीजेपी ने 2019 में भी जीती, इसी जैसे दिल्ली में जीती थी। तो कुल मिला के आप आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भी वही हालात हैं। हरियाणा में थोड़ा सा फर्क आया है कि हरियाणा में 3 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली 2014 के मुकाबले 2019 में, जबकि वोट प्रतिशत में बम्पर फायदा 18.18% वोटों का, यानी 10 लोकसभा सीट हरियाणा में है। 2014 में 7 सीटें बीजेपी जीत रही थी, 2019 में पूरी की पूरी 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली। वोट प्रतिशत में जो 39.84% 2014 में था, वो बढ़कर 58.02% हो गया। इस तरह 18.18% का फायदा हुआ। तो जब 18% वोट अधिक पाने के बाद बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों का फायदा हो रहा है, ये बातें हम दिखा रहे हैं। ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को वोट प्रतिशत में भारी उछाल आने के बावजूद ओवरऑल सीटों की संख्या में खास फायदा नहीं हुआ। 210 से 211 सीटें पहुंच गई, 239 सीटें इन 11 प्रदेशों में है। कुछ और राज्यों की बात हम कर लेते हैं, तो इसमें आप जल्दी से देखें तो झारखंड में 14 में 12 सीटें बीजेपी ने 2014 में जीती थी। यहाँ बीजेपी को 1 सीट कम हो गई तब, जबकि उसको 10.9% वोट ज्यादा मिले थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम और दूसरी जो आरजेडी जैसी पार्टियां हैं, इनका एक जबरदस्त अलायंस हुआ था। इस अलायंस के कारण बीजेपी को यह अलायंस रोक पाने में सफल हुआ। सब बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ, विधानसभा में सफल हुआ लेकिन लोकसभा में सफल नहीं हुआ, 1 सीट केवल कम कर पाई। लेकिन बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बम्पर था। बीजेपी का वोट प्रतिशत 51.6 पहुंच गया। जाहिर बात है कि जिस किसी प्रदेश में आधे वोट से ज्यादा अगर मिल जाए किसी पार्टी को, तो वहां दूसरों के लिए गुंजाइश नहीं बचती। झारखंड भी उनमें से एक प्रदेश है। गुजरात में 26 में 26 सीटें पहले भी बीजेपी ने 2014 में भी जीती,
2019 में भी जीती। वोट प्रतिशत यहाँ 2.1 अधिक रहा, यानी पहले जहां 60% करीब वोट मिले थे, इस बार 62% 2019 में मिले। तो गुजरात भी वैसे ही प्रदेशों में है। कर्नाटक पर गौर करने की जरूरत है। कर्नाटक में 43% से बढ़कर बीजेपी 51 से ज्यादा प्रतिशत वोटों पर पहुंच गई। जहां 28 सीटें हैं, 28 में पहले 17 सीटें उसके पास थी, अब 25 सीटें पास हैं। 8% वोटों के में जो बढ़ोतरी हुई थी, इस कारण बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ था। लेकिन इस बार कर्नाटक की सियासत बदली हुई है। कर्नाटक में अब कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार जा चुकी है। ऐसे में अब वोट प्रतिशत क्या बढ़ेगा, एक बड़ा सवाल है। और वोट प्रतिशत बढ़ता भी है तो क्या 25 में से 18 सीटें जीतने वाली पार्टी अपनी सीटें क्या बढ़ा पाएंगी? क्षमा कीजिए, 28 में से 25 सीटें जीतने वाली पार्टी, इसके लिए गुंजाइश नहीं है कि और सीटें बढ़ा सके। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, पहले 29 में से 27 सीटें बीजेपी के पास थी, अब 28 सीटें हैं। 2019 में 54.76% वोट मिला था, अब 58% वोट मिले, यानी वोट प्रतिशत में 3.25% का फायदा और सीटों में 1 का फायदा। राजस्थान में सीटों में कोई कमी नहीं रही, चूंकि लोकसभा चुनाव 2014 में जो हुए थे उसमें 25 सीटें बीजेपी जीती थी। 2019 में भी 25 में 25 सीटें जीती। हालांकि यहाँ आंकड़े में 24 दिख रहा है। 24 इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक सीट बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी थी, उनकी पार्टी के लिए छोड़ दी थी। तो ये नुकसान नहीं है, एक्चुअली एज इट इज है। वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी 4.89% की हुई थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश पर गौर करना जरूरी है। यहाँ 80 सीटें हैं लोकसभा की, इसमें 42.63% वोट मिले थे 2014 में बीजेपी को, लेकिन 2019 में ये वोट 49.56% तक पहुंच गए। इस यानी 6.93% वोटों का फायदा हुआ। लेकिन सीटों में क्या फर्क पड़ा? क्या सीटें बढ़ी? यानी 9% वोट बढ़ जाने के बावजूद, क्षमा कीजिए, 6.93% वोट बढ़ जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सीटें 9 कम हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एसपी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़े थे। यानी वोट बीजेपी की बढ़ भी जाती है। अगर गठबंधन स्ट्रांग होता है तो वोट बढ़ने के असर को कम किया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। और अब बीजेपी के लिए वोट प्रतिशत बढ़ा लेने के बावजूद सीटें बढ़ने की गुंजाइश कम से कम इन 11 प्रदेशों में दिखती नहीं है। उत्तराखंड में भी 5 सीटें थी और 5 सीटों में सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती। पहले भी जीती थी, 2019 में भी जीती। वोटों का प्रतिशत 5% करीब बढ़ गया। तो इन पूरे 11 राज्यों के बारे में जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे, ये आंकड़े बताते हैं, ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा भले उनके वोट को इंटैक्ट रख सकता हो, उनके वोट में थोड़ी बहुत वृद्धि भी कर सकता हो, लेकिन सीटों के बढ़ने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। अब हम एक दूसरे एंगल पर चलते हैं, वो भी आंकड़ों के जरिए ही। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कुछ राज्यों की जो दक्षिण से हैं। दक्षिण में तेलंगाना 17 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी को 10.5% वोट 2014 में मिले थे। 2019 में 19.7% वोट मिले, यानी 9.2% वोट का बड़ा फायदा हुआ। बीजेपी एक सीट से बढ़कर 4 पर पहुंच गई। 3 सीटें उनको ज्यादा मिली। ये हम आप पर फिर से लौटेंगे इस फिगर पर, लेकिन तेलंगाना की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बन करके उभर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते 4 लोकसभा सीट पाने वाले बीजेपी की हालत पतली हो गई
और वो विधानसभा सीटों में भी वो परफॉर्म नहीं कर सकी जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। इसका कारण ये है कि कांग्रेस ने जबरदस्त रिवाइव किया, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को हराया। तो निश्चित रूप से जो अब लोकसभा चुनाव होंगे इसमें कांग्रेस एडवांटेजियस पोजीशन में होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना वोट बैंक बढ़ाना तो दूर, वह अपनी सीटें भी वो शायद ही बचा पाए, या संख्या बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यानी 4 लोकसभा सीटें पहले थी और उससे पहले एक थी, ये इसी के बीच में इन बिटवीन बीजेपी का पोजीशन रह सकता है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 7.2 सीटें 2% वोट 2014 में मिले थे। 2019 में ये वोट जो है घट गया, गिर गया, और इस तरीके से जो 2 सीटें उनके पास थी दोनों छिन गई और शून्य पर आ गए। 7.2% वोट से गिर करके 1 पर आ गए, यानी 6.2% वोटों का नुकसान हुआ। ये भारी नुकसान, इस वजह से उनकी 2 सीटें हाथ से निकल गई। कर्नाटक कर्नाटक एक उदाहरण है जहां बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ था। 28 सीटों में से 17 सीटें 2014 में थी, 2019 में 25 सीटें हो गई। जहां 43.4% वोट मिले थे वो बढ़कर 51.7% वोट हो गए, और इस तरह 8 सीटों का फायदा हुआ। ये कर्नाटक की भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी को 51% से ज्यादा वोट मिले थे, और आज भी ये माना जाता है कि कर्नाटक में बीजेपी मजबूत पार्टी है, लेकिन फिर भी उसके हाथ से सत्ता निकल गई, स्टेट की गवर्नमेंट निकल गई, कांग्रेस वहां सत्ता में है। तो क्या बीजेपी के लिए अपना वोट और बढ़ाना मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 51% बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत था। अब यहाँ रिटार्डेशन होगा, बीजेपी का वोट गिरेंगे। इवन राम मंदिर का मुद्दा भी वहां कर्नाटक में बीजेपी को वोट दिलाएगा, इसके आसार कम है। इस तरीके से 8 सीटें जो फायदा हुआ था बीजेपी को, 28 में 25 सीटें जो बीजेपी ने कर्नाटक में जीती थी, अब इस बार उस प्रदर्शन को दोहराना उसके लिए मुश्किल होगा। तमिलनाडु में बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी रही है, 5.5% वोट, 1 सीट, और 2019 में ये और घट जाता है, 3.7% वोट पर आ जाता है, यानी 1.8% वोट का नुकसान होता है, और जो सीट हाथ में थी वो भी चली जाती है। आज बीजेपी के पास वहां एक भी सीट नहीं है। केरल में भी बीजेपी के पास न 2014 में कोई सीट थी, न 2019 में कोई सीट है। 10.5% वोट 14 में मिले थे, 13% वोट 2019 में मिले। तो इस तरह से केरल में बीजेपी की मौजूदगी को महत्वपूर्ण और माना जाता है, और अगर वो ये वोट परसेंट बढ़ता है तो केरल में बीजेपी के लिए चांसेस रहेंगे, यानी वहां वो सीट निकाल सकती है अगर वो वोट प्रतिशत उसका बढ़ता है। तो क्या राम मंदिर का इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को केरल में फायदा दे रहा है? इस बारे में अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि ये अंदर खाने कहाँ कौन फायदा दे देता है ये गणना नहीं की जा सकती, संभावनाएं खुली हुई है। लेकिन इसके आगे भी हम बात करना चाहते हैं कुछ और आंकड़े लेकर, तो पूरी बात हो जाएगी। वो ये आंकड़ा आप देखेंगे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, ये महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। यहां पर गौर करना जरूरी है। बिहार बिहार सबसे पहले बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है। 40 सीटें हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी को 29.9% वोट मिले थे 2014 में, 22 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में बीजेपी को 24.1% वोट मिले, यानी वोट घटा, लेकिन इसका कारण हम बताएंगे और आपको भी पता होगा। लेकिन सीटें 17 जीती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सीटें घटी हैं, वोट प्रतिशत घटा है 5.8, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, और जो सीटें हैं वो 5 घट गई हैं। तो इसका कारण क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि आपको याद होगा
कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने अपनी 22 में से 5 सीटें नीतीश कुमार को दे दी थी और 17 सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके से बीजेपी का जो वोट प्रतिशत घटा है वो एक्चुअली कम सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण घटा है। गठबंधन में तो उनकी उनकी सीटें और वोट प्रतिशत दोनों बड़े, 40 में 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो इस तरीके से बिहार में भी बीजेपी के लिए 17 से 22 पर बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, तो 17 से 22 यानी पुराना वाला स्टेट में वो जा सकती हैं। यहाँ बिहार में बीजेपी के लिए गुंजाइश तो आंकड़ों के आधार पर बनी हुई है, लेकिन समीकरण के आधार पर अगर जिस तरीके से वहां दिख रहा है, अगर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए दहाई अंक पाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये आंकड़े ये बात नहीं कहते जो मैं अभी कह रहा हूं, आंकड़े गुंजाइश बताती हैं, क्योंकि पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें जीती हुई छोड़ करके जेडीयू के साथ गठबंधन किया था। अब आते हैं बंगाल। बंगाल में बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जोर दिखाया था। 42 सीटें हैं, 17% वोट पाकर 2 सीटें जीतने वाली 2014 में बीजेपी 2019 में 17% से जबरदस्त छलांग लगाकर 40.6% वोटों पर पहुंच जाती है और 18 सीटें जीत जाती है। तो इस तरीके से 23.6% वोट का बड़ा उछलांग भारतीय जनता पार्टी को मिला था और इसने 16 सीटें जीती थी। अब यहां एक बात गौर करने की है, बीजेपी को बंगाल में रोकने के लिए गठबंधन बहुत जरूरी है। अगर गठबंधन नहीं होता है और बीजेपी ये 40% से थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, या फिर अलग अलग चुनाव होता में आते हैं कांग्रेस या सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस, तो 40% में भी वोट में भी या 1-2% का और उछाल आ जाए, तो इसमें भी बीजेपी के लिए अपनी सीटें बढ़ाने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। वो 16 से छलांग लगा करके 20-22 भी पहुंच जाएगी। मगर ये चारों पार्टियां अगर इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर के चुनाव लड़ती हैं, तो बीजेपी, जिसका कि संगठन का आधार बीते विधानसभा चुनाव में हार के बाद लगातार छीनता गया है, उनकी पार्टी के नेता उनसे निकलते गए हैं, तो वो बज क्रिएट नहीं हो पाएगा कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में वो अपनी सीटें बढ़ाएं। वो दहाई से भी नीचे आ सकती है। उड़ीसा उड़ीसा एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजू जनता दल, जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होते हैं। स्टेट के लिए तो बीजू जनता दल को पसंद करते हैं लोग, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को भी महत्व देते हैं। 21 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी को 2014 में 21.9% वोट मिले थे, 1 सीट मिली थी, लेकिन 19 में सीन बदल जाता है। ये 17% वोटों की छलांग लगती है, 38.9% वोट मिलते हैं और 8 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रहती है। 7 सीटों का फायदा होता है और ये जबरदस्त फायदा है उड़ीसा में। लेकिन क्या राम मंदिर, जो राममय वातावरण है, इसका फायदा और बीजेपी को मिलेगा? क्या ये वोट प्रतिशत 38.9 से भी आगे बढ़ जाएगा? अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से सीटें बढ़ेंगी, लेकिन इस उड़ीसा जैसे प्रदेश में इससे बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि गुंजाइश है बीजेपी के लिए बढ़ने के लिए, फिर भी नकारा भी नहीं जा सकता। अगर बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में थोड़ी बहुत भी बढ़ोतरी की तो फिर उसकी सीटों की संख्या बढ़ जा सकती है उड़ीसा में। गोवा में 2 सीटें हैं, 2 सीटें 14 में भी थी, एक वो हार गई 2019 में, जबकि वोट प्रतिशत बढ़ा था, क्षमा कीजिए, वोट प्रतिशत घटा था, 54.1% से घटकर 51.9% पर आ गया था और वोट प्रतिशत घटने का नतीजा 1 सीट का नुकसान। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत जबरदस्त वोट प्रतिशत बढ़ा, 32.6 से बढ़कर 46.7% पर बीजेपी पहुंच गई और 6 सीटें बीजेपी ने, जो 6 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2014 में, 2019 में भी उन सीटों को पर वो कायम रहे। पंजाब में 13 सीटें हैं, बीजेपी ने
2014 में 2 जीती थी, 19 में भी 2 जीती, 8.8% वोट मिला था, 2019 में 9.7% वोट मिला, यानी 0.9% वोटों का फायदा हुआ। लेकिन अब पंजाब में बीजेपी की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हालत पतली हो चुकी है। किसान आंदोलन के बाद से पार्टी जड़ से एक तरह से कट गई है। इस वजह से बीजेपी के लिए उन सीटों को बचा पाना मुश्किल है पंजाब में। असम में 14 सीटें हैं, जहां भी इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। यहाँ 36.9% वोट कांग्रेस को 2014 में मिले थे और 2019 में भी 36.4, यानी मामूली रूप से गिरावट आई थी। तो 7 सीटें जहां बीजेपी ने 2014 में जीती थी, 2009 में उसे 9 सीटें मिली थी। तो 14 सीटों में इस बार बीजेपी के लिए वहां सीट बढ़ाना मुश्किल काम है। कुल मिलाकर के ये जो 2, 4, 6, 8, 9 सीटों, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेट की 186 सीटों पर हम चर्चा कर रहे थे और इनमें से बीजेपी को 28.6% वोट 2014 में मिले थे। 2019 में 34.51% वोट मिले, यानी 5.91% वोट का फायदा हुआ और इसका परिणाम 62 से सीटें बढ़कर 81 हो गई, यानी 19 सीटों का फायदा हुआ। तो ये जो प्रदेश हैं, यानी नॉन हिंदी बेल्ट, यहां पर अगर वोटों का प्रतिशत है तो सीटों में फायदा होने की गुंजाइश दिख रही है। तो इस तरीके से हमने जो अब तक बात की है, हिंदी बेल्ट में हिंदी बेल्ट में बीजेपी के लिए वोट प्रतिशत बढ़ा करके भी सीटें बढ़ाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं नजर आती है, जबकि नॉन हिंदी बेल्ट में सीटें, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सीटें बढ़ने की गुंजाइश बनी हुई है। नॉन हिंदी में भी मान लीजिए असम है, इस तरह से है। अभी मैंने जिन प्रदेशों को दिखाया था कि जैसे बंगाल है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, असम है, पंजाब है, इन सब का थोड़ा सा कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है। इसी तरीके से दक्षिण के राज्यों में तो बीजेपी के लिए कुछ खास गुंजाइश ही नहीं है, सिवाय कर्नाटक में, जहां पर कि पिछली बार उनको 40% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन चूंकि वहां सरकार बदल चुकी है तो इस बार वहां राम मंदिर का जोर चल जाएगा और वो पहले से ज्यादा वोट पा लेंगे, इसकी भी गुंजाइश कम है। तो कुल मिलाकर के राम मंदिर का जो बज टेलीविजन चैनल पर हम देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो 400 पार हो जाएगी, इसके दूर दूर तक कोई तथ्यात्मक नजरिए से कोई आसार नजर नहीं आते। ये बस नारा भर है, एक परसेप्शन बिल्डिंग है, लेकिन यहां वोट बढ़ भी गए तो सीट बढ़ने के आसार नहीं है। और अगर गठबंधन होता है तो निश्चित रूप से उसका असर और सीटें घटेंगी बीजेपी की। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। हेमराज सिंह जी कह रहे हैं कि सर, सुनने में आ रहा है कांग्रेस, बीएसपी, एआईएमआईएम राजभर का गठबंधन होने जा रहा है। एसपी को यूपी में बाहर रखा जा रहा है और कई स्टेट में बीएसपी को सीट मिलने जा रही है। देखिए हेमराज जी, सुनने में जो भी आए, कांग्रेस एआईएमआईएम से कोई गठबंधन करने वाली नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोट्स के लिए तरस रही है। कांग्रेस ने एआईएमआईएम और केसीआर के गठबंधन को हराया है, उनके गढ़ में हराया है। तो वो आज की भी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी विध्वंस के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी सियासत कांग्रेस विरोध की है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की है, इसलिए एआईएमआईएम की तो बात छोड़ ही दीजिए, बाकी और टिप्पणी मैं अभी नहीं करता। हेमराज जी आगे कह रहे हैं, और इसलिए कांग्रेस और एसपी में सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, बीएसपी से अंदर खाने बात चल रही है। अंदर खाने बात चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि अंदर खाने बातचीत में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अखिलेश यादव जी ने भी, यहाँ हमने भी एक इसी शो पे चर्चा की थी,
और हमारे साथ नीलू व्यास जी थी। नीलू व्यास जी की बात हुई थी समाजवादी पार्टी के नेताओं से। उन्होंने बताया था कि जो गठबंधन में सीट शेयरिंग चल रही है उसमें हम बीएसपी के लिए गुंजाइश छोड़कर चल रहे हैं। यानी सबको पता है कि अंदर खाने बात चल रही है और कोई समाजवादी पार्टी इससे अछूती नहीं है। समाजवादी पार्टी भी रहेगी गठबंधन में और बीएसपी को लाने की कोशिश है। तो इस तरीके से कमल रेड कमल कमल जी कह रही हैं कि धन्यवाद देते हुए कि ईवीएम पर भी एक न्यूज शो करने की कृपा करें। हाँ, बिल्कुल एक ज़रूरी चीज़ है, उसको भी बनाया जाना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा ये चुनाव 19 वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये भी बात सही आप कह रहे हैं कि ये 2019 का चुनाव नहीं है, लेकिन जब हम आगे की बात करते हैं तो पुराने चुनाव को तथ्यात्मक नज़रिए से रख करके करते हैं। हम भी एक परसेप्शन काटने के लिए बैठे हैं कि ये परसेप्शन कि राममय वातावरण में बीजेपी की सीटें बढ़ जाएँगी, हम इस परसेप्शन को अपने तथ्यों से काट रहे हैं कि नहीं सीटें नहीं बढ़ेगी और आप देखेंगे कि हमने तथ्यों से इसको पुष्ट किया है, साबित किया है और ये हालाँकि तथ्य हमारे पत्रकार मित्र राजेंद्र जी ने लिखा है, एनडीटीवी में लिखा है, मैंने वहां से ही लिया है। मैंने खुद से मेहनत नहीं की है इस जहां तक इन तथ्यों की बात है, हालांकि मैं करता रहता हूं मेहनत। ये प्रतिक्रिया एक और है कि पुलवामा शहीदों की शहादत पर वोट मांगे गए थे लेकिन राम का नाम नहीं दिलाएगा। ये भी एक धारणा है कि राष्ट्रवाद का जब कॉकटेल धर्म के साथ जुड़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाता है। सिर्फ राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। देखिए पार्टी का एक बेस वोट भी होता है, राम मंदिर जैसे मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रवाद भी होता है और इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि ओपोनेंट्स कितना यूनाइट है। इन सब के आधार पर ही चुनाव परिणाम होते हैं। मैं ईवीएम फैक्टर को अलग करके बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से इस बातचीत में हमें लगता है कि हमने अपनी उस बात को स्पष्ट कर दिया है और आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच जो बातचीत का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहे। और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।